दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। नॉर डिस्प्ले न्यूज़ के इस शैक्षिक उपक्रम एनडी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। तो जैसा कि हम राजस्थान जीके पढ़ रहे थे और राजस्थान जीके में भी राजस्थान ज्योग्राफी का अपना टॉपिक चल रहा था, राजस्थान की जलवायु। 2 लेक्चर इस पर ऑलरेडी बन चुके हैं, आज इसकी तीसरी क्लास है। तो काफ़ी हम डिटेल से और क्वालिटी अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है, लेकिन अच्छा है कि आप पेशेंस बना करके और हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। तो इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और अपना आज जलवायु का ये तीसरा लेक्चर है, ठीक है ना। राजस्थान की जलवायु का तीसरा लेक्चर होगा अपना। इससे पहले हमने पीछे जैसे साइंस के लिए भी हमने एक नए फैकल्टी मेंबर को भी आपके सामने इंट्रोड्यूस किया था, तो उनका भी आपने खूब अच्छे से सहयोग किया, समर्थन दिया, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। दूसरा, आप यदि हमारा पूरा सहयोग करते रहते हैं तो इसी के साथ हमें भी मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और ज़्यादा मेहनत करते हैं, अपनी टीम को भी बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसी क्रम में भी अब हम राजस्थान हिस्ट्री का जो अपना पोर्शन चल रहा है, राजस्थान हिस्ट्री के 2 टॉपिक मॉडर्न के मैंने आपको करवाए थे। दूसरी तरफ मध्यकालीन वाला जो पोर्शन है ना अपना, जिसमें राजवंश है, राजा महाराजा वाला पोर्शन, मेवाड़ मारवाड़, ये सारे राजवंश करवाने के लिए भी हम अब एक और नए फैकल्टी मेंबर को इंट्रोड्यूस करेंगे आपके सामने। उनके लिए भी उसी प्रकार के आपके सहयोग की हम आशा करते हैं, जैसा आपने पीछे अभी तक हमारा सहयोग किया है। तो एक और हम नए फैकल्टी मेंबर को इंट्रोड्यूस करेंगे जल्द ही। आज अभी के लिए हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं आगे, राजस्थान की जलवायु, जो कि तीसरा लेक्चर है आज इसका। 2-3 लेक्चर अभी बनेंगे इस पर। अच्छा टॉपिक है, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट बिल्ड टॉपिक है ये, ठीक है ना। इसमें पूरा का पूरा अपना कॉन्सेप्ट ही चलेगा। तो ये तीसरा लेक्चर है आज राजस्थान की जलवायु का। इससे पहले 2 लेक्चर में हमने अक्षांश के बारे में बात की थी, सामान्य बातें, कि अक्षांश किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से वो किसी भी देश, राज्य या संपूर्ण विश्व की ही हम बात करें तो जलवायु निर्धारण में उनकी क्या भूमिका होती है, वो हमने बात की थी अक्षांश के आधार पर, कटिबंध के आधार पर, ठीक है। तो अभी हम राजस्थान की जलवायु के बारे में आज बेसिक बातें करते हैं। तो सबसे पहले जलवायु किसे कहते हैं, जलवायु क्या होता है, यही एक बेसिक बात है। किताबों में परिभाषा इसकी लिखी हुई मिलती है, सभी ने पढ़ी होगी, वही मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। तो जलवायु देखिए, हमारे चारों ओर का जो वातावरण है, इस वातावरण में जो भी इसकी वायुमंडलीय दशाएं जिन्हें हम बोलते हैं, जैसे कि हमारे चारों ओर का तापमान कितना है, तापमान से सभी जानते हैं ताप क्या होता है। अभी सूर्य से पृथ्वी पर तापमान आता है, सूर्य से पृथ्वी का तापमान बिल्ड होता है, तापमान के बारे में सभी जानते हैं, बेसिक बात है तापमान। दूसरा, एक वायु दाब होता है। भाई हमारे चारों ओर वायुमंडल है, वायुमंडल किस चीज़ से बना हुआ है, ठोस, द्रव और गैस, तीनों चीज़ें से बना हुआ है। ठोस के रूप में इसमें धूल के कण होते हैं, द्रव के रूप में इसमें जलवाष्प होती है, और गैस के रूप में इसमें बहुत सारी गैसें होती है, ठीक है। तो ये सारे मिलकर के, ये सारे एलिमेंट्स, ये सारे तत्व मिलकर के जो दबाव बनाते हैं हमारे ऊपर, अर्थात वायुदाब, अर्थात जो वायु का दाब है वही, और वायु में ये सारे तत्व होते हैं। तो इनके द्वारा जो दाब हमारे यहाँ बनाया जाता है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, उसे वायुदाब बोलते हैं। तापमान होता है, वायुदाब होता है, आर्द्रता होती है, जलवाष्प होती है। मतलब ये सारी की सारी जो भी हम वायुमंडलीय दशाएं जिन्हें हम बोलते हैं, उन वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन करना ही जलवायु कहलाता है, ठीक है। लेकिन उन वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन कितने समय का, एक तो वायुमंडलीय दशा जैसे कि कुछ एक घंटों की होती है। जैसे आपने देखा कि सुबह काफ़ी धूप निकली हुई थी और शाम को मौसम थोड़ा जैसे बादल का मौसम हो गया, मतलब थोड़ा बारिश का सा मौसम हो गया। ये आजकल होता रहता है वैसे भी। तो इसको हम बोल देते हैं कि ये, इसको क्या बोलते हैं, ये किस चीज़ में परिवर्तन हो रहा है, ये मौसम का परिवर्तन है। कि सुबह धूप खिली हुई थी और शाम को बारिश का मौसम हो गया, तो ये क्या है, मौसम का परिवर्तन। हम ऐसे बोलते हैं कि मौसम में परिवर्तन हो गया, ठीक है। ऐसे नहीं बोलते कि जलवायु में चेंज हो गया। मतलब वही वायुमंडलीय दशाएं यदि थोड़े समय के लिए परिवर्तित हों तो उसे तो हम मौसम बोल देते हैं, और बड़े समय की यदि हम बात करें, पूरे वर्ष की बात करें या और ज़्यादा वर्षों की बात करें, तो उसे बोल दिया जाता है फिर जलवायु, ठीक है। लंबे समय की वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है, जलवायु। ये बेसिक परिभाषा मैंने आपको बताई कि जलवायु में क्या आएगा। एक तो वायुमंडलीय दशाएं हम देखेंगे, वायुमंडलीय दशाओं का तो अध्ययन किया ही जाएगा, लेकिन वो भी दीर्घकालीन, अर्थात कुछ एक वर्षों का अध्ययन, कुछ एक घंटों का या 1-2 दिन का अध्ययन हो तब तो उसे मौसम बोल दिया जाता है। 2-4 महीनों का यदि हम अध्ययन करें तो उसे ऋतु बोल दिया जाता है, क्योंकि हम देखते हैं ऋतु परिवर्तन कब होता है हमारे यहाँ, 2-3-3-4 महीनों के बाद ही होता है। जैसे अभी वर्षा ऋतु, इसके बाद सर्दी आ जाएगी,
उससे पहले गर्मी थी। तो 3-4 महीनों का यदि हो तो उसे ऋतु परिवर्तन मतलब ऋतु बोलते हैं। कुछ एक घंटों का या 1-2 दिन का हो तो उसे मौसम, और बहुत ज़्यादा पूरे वर्ष भर का या ज़्यादा वर्षों का हो तब उसे बोला जाता है जलवायु। ठीक है, करना क्या होता है इसमें, वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन करना होता है कि वायुमंडल किस किस प्रकार से अपनी परिस्थितियां बना रहा है हमारे चारों ओर। ठीक है, ये जलवायु की मैंने आपको परिभाषा समझाई, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम अब राजस्थान की जलवायु पर आते हैं। तो सबसे पहले एक टॉपिक इसमें आता है कि राजस्थान की जलवायु। अच्छा, अब जलवायु की हमने बात कर ली कि जलवायु ये होता है। अब राजस्थान में कैसी जलवायु है भाई, जलवायु को निर्धारित कौन करेगा। राजस्थान की जलवायु जैसी भी हो, अभी मैं आपको नहीं बता रहा कि कैसी जलवायु है राजस्थान की, लेकिन जैसी भी राजस्थान की जलवायु है वो वैसी क्यों है, उसको वैसा किसने बनाया है, कौन से ऐसे तत्व हैं, कौन सी ऐसी वायुमंडलीय दशाएं हैं या प्राकृतिक दशाएं या भौगोलिक दशाएं ऐसी कौन सी है जिनके कारण राजस्थान की जलवायु वैसी है। जैसी भी हो लेकिन वो किस कारण से है उसकी सबसे पहले हम बात करेंगे, जिसे हम बोलते हैं कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित या निर्धारित करने वाले कारक, कि राजस्थान की जलवायु वैसी क्यों है, ये किस कारण से हुआ, किन कारकों के कारण ऐसी जलवायु राजस्थान की बनी, उनकी हम बात करेंगे। तो राजस्थान की जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं वो मैं यहाँ पर नोट डाउन करता हूँ, आप भी साथ के साथ लिख लेना। ठीक है, जैसे सबसे पहले तो है अक्षांशीय स्थिति। ये मैंने आपको पूरा, इस पर तो 2 लेक्चर बना दिए हमने, तो ये तो आपको पूरा क्लियर होगा ही होगा। अक्षांशीय स्थिति किस प्रकार से किसी भी देश, राज्य या संपूर्ण विश्व की ही जलवायु को निर्धारित करने में अपनी भूमिका निर्वाह करती है। अक्षांशीय स्थिति कि अक्षांश के अनुसार कोई भी राज्य, देश जहाँ भी होगा, जिस भी अक्षांश पर होगा, उसी अक्षांश के अनुसार उसकी जलवायु होगी। जैसे राजस्थान की हमने बात की थी, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। वैसे मैं पूरा ये टॉपिक आपको करवा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बेसिक फिर से आइडिया दे देता हूँ, आपका रिकॉल हो जाएगा सारा का सारा। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। ठीक है, ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। और इस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा, उससे ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात करें तो वो क्या होता है, कर्क रेखा। और कर्क रेखा से ऊपर का जो क्षेत्र होगा वो उपोष्ण कटिबंध, हमने उसे नाम दिया था, पूरा पढ़ा था हमने। कर्क रेखा के ऊपर वाला रीजन हमने बोला था उपोष्ण कटिबंध। और कर्क रेखा कितनी है, 23 डिग्री 30 मिनट, बस इसी के थोड़ा ऊपर कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा के ऊपर राजस्थान का अधिकांश भाग कहाँ चला गया, उपोष्ण कटिबंध में। तो राजस्थान की जलवायु कैसी होगी, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। बस यही है, अक्षांशीय स्थिति क्या करती है, जलवायु निर्धारित करती है। दूसरा, समुद्र से दूरी, या जिसे हम बोलते हैं महाद्वीपीयता। देखिए ये क्या होता है, समुद्र से दूरी या महाद्वीपीयता क्या होता है। समुद्र से दूरी का मतलब है कि इसके चारों ओर समुद्र पास पास ही नहीं है, बहुत दूर समुद्र जाके है। ठीक है, और महाद्वीपीयता का मतलब कि जैसे जिन क्षेत्रों के पास समुद्र होता है वहाँ की दशाएं देखिए कैसी होती है। वहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है, मतलब एक जैसी जलवायु रहती है, लगभग सम जलवायु जिसे हम बोलते हैं समुद्र के आसपास के क्षेत्रों में। ठीक है, वहाँ ना तो ऐसी भीषण गर्मी पड़ती जैसे अपने यहाँ 50-50 डिग्री तापमान हो जाता है, और सर्दी भी ऐसी नहीं पड़ती जैसे अपने यहाँ 0 डिग्री या माइनस में भी तापमान पहुँच जाता है माउंट आबू में। तो वहाँ पर ठीक ठाक गर्मी पड़ती है, ठीक ठाक सर्दी पड़ती है, उमस जैसा माहौल रहता है, जैसे समुद्र के किनारों पर गोवा, चेन्नई, यहाँ सभी जगह, मुंबई में भी। तो उसे हम बोलते हैं समुद्र की जलवायु या समुद्री तटों के क्षेत्रों की जलवायु। और उसके विपरीत ऐसा क्षेत्र जो पूरा स्थल भाग है, बिल्कुल महाद्वीप या किसी भी देश के बीच में है, वहाँ पर समुद्र से बहुत ज़्यादा दूरी होने के कारण समुद्री दशाओं का वहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ता। समुद्री दशाओं का प्रभाव नहीं पड़ने के कारण क्या होगा कि वहाँ की जलवायु, चूँकि सारा स्थल भाग है, पानी उसके आसपास ही नहीं है, तो स्थल भाग होने के कारण वो जल्दी गर्म होगा, अर्थात तापमान भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर लेगा। और शरद ऋतु आने पर जल्दी ठंडा होगा, अर्थात तापमान गिर भी बहुत जल्दी जाएगा और काफ़ी ज़्यादा गिर जाएगा। तो वहाँ पर क्या है, ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ज़्यादा ही सर्दी पड़ती है। तो ये भी समुद्र से दूरी होने के कारण भी राजस्थान की जलवायु में समुद्री दशाएं देखने को नहीं मिलती है, समुद्री घटाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो फिर क्या होगा,
ये राजस्थान की जलवायु अपना विशिष्ट प्रकार लिए हुए है कि जल्दी ठंडा और जल्दी गर्म वाला यहाँ पर सारा का सारा ये मैटर होगा। ठीक है, ये हमने देखा महाद्वीपीयता। तीसरा इसका कारक होता है, वैसे ही अभी मैं आपको जब ऋतुएं पढ़ाऊँगा, वर्षा ऋतु, मानसून, उसमें भी आपको ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है अरावली। अरावली की दिशा या स्थिति। ठीक है, ये भी सारा का सारा आपको मानसून में क्लियर हो जाएगा। अभी बताऊंगा बस जस्ट। सबसे पहले अभी इसके बाद हम ना राजस्थान की ऋतुएं पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा ऋतु और फिर शीत ऋतु। मुख्यतः ये तीन ही ऋतुएं बनती है अपने यहाँ पर ज्योग्राफी के हिसाब से यदि बात करें तो। अरावली, उसके बाद जैसे थार का मरुस्थल, ये भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने में मुख्य भूमिका रखता है। ये भी सारा वर्षा ऋतु में ही क्लियर होगा आपको, वैसे ग्रीष्म ऋतु में भी पढ़ेंगे। इसके अलावा जैसे भूमध्य सागर, ये शीत ऋतु में आ जाएगा। और अंतिम है जैसे भूमध्य सागर के बाद थार का मरुस्थल भी इसको प्रभावित करता है। भूमध्य सागर इसको मतलब राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने में मुख्य भूमिका रखता है। इसके अलावा हिमालय पर्वत, ये अपना पहले टॉपिक पूरा हो चुका है। ठीक है, बाकी और भी आपको समझ में आ जाएगा। ये भी मैंने आपको थोड़ा बेसिक बता दिया। बाकी अरावली पर्वतमाला, थार का मरुस्थल, ये अपने वर्षा ऋतु अभी करेंगे, उसमें क्लियर हो जाएंगे। भूमध्य सागर और हिमालय पर्वत अपना शीत ऋतु में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग समझाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम ऋतुएं पढ़ेंगे ना, उनमें आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे कि किस किस प्रकार से ये राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। ठीक है, तो अब हम ऋतुएं शुरू करते हैं राजस्थान की। ये देखिए, इनमें क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार। इनमें से क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कोई 4-5 लिख के दे देगा, एक कोई भी ऐसा ही कोई अननोन फैक्ट लिख देगा और पूछेगा कि निम्न में से कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। और नीचे ऑप्शन किस प्रकार से दिए होंगे, ABC, BCD, ABCD चारों, ओनली A, इस प्रकार के ऑप्शन जो मिलते हैं ना आजकल के ट्रेंड में है। तो वैसा क्वेश्चन इसमें से आने की सबसे ज़्यादा संभावना है और अच्छा क्वेश्चन बनेगा बड़े एग्जाम में। ठीक है, दूसरा, यदि ऐसा क्वेश्चन ना आए तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इनमें से एक ही होगा और पूछ लेगा कि राजस्थान की जलवायु को कौन सा कारक प्रभावित करता है, बाकी 3 ऐसे कुछ भी लिखे होंगे। या फिर 4 ऑप्शन दिए होंगे, 3 इन्हीं में से होंगे, एक अलग होगा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, तो उसमें भी आपको पहचान हो जाएगी। इसके अलावा ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना कम है कि ये चारों ही लिखे हों, भाई 4 ऑप्शन हो और चारों इन्हीं में से हो, और फिर पूछ ले कि राजस्थान की जलवायु को कौन सा कारक प्रभावित करता है और सिर्फ एक ही ऑप्शन पूछा हो। ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा। फिर भी यदि कभी भी बन जाए कोई छोटे एग्जाम में या कोई एग्जामिनर ऐसे ही बना ही दे ऐसा क्वेश्चन, तो आप ध्यान रखना, जैसा कि कुछ लोग बताते भी हैं, कुछ विद्वान मानते हैं कि यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने में यदि एक का चुनाव करना हो ना, तो आप थोड़ा सा अरावली की तरफ अपना रुख करना। ठीक है, अरावली को आप टिक कर देना। वैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, बनेगा तो डिलीट भी हो जाएगा, क्योंकि देखिए ऐसा कोई पैमाना नहीं है जिसके आधार पर हम ये तय कर सकें कि ये कारक तो थोड़ा ज़्यादा प्रभावित कर रहा है और ये कारक थोड़ा कम प्रभावित कर रहा है। ठीक है, फिर भी यदि आ जाए तो आप अरावली थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, इस प्रकार के इसमें से क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, तो आप पहचान कर लेना। बाकी और कुछ छोटे मोटे कारक भी होते हैं, वो तो भाई सभी जगह होते हैं, देख, ठीक है ना, वो आपको याद रखने की ऐसे कोई विशेष ज़रूरत नहीं है। जैसे वर्षा, तो ये कोई प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। वनस्पति, तापमान, ठीक है, इनको आप वैसे ही याद रखना, ये कोई बड़ी बात नहीं है प्रभावित करने। मुख्य यही है, अक्षांशीय स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली, थार का मरुस्थल, भूमध्य सागर और हिमालय पर्वत, ये कारक मुख्यतः आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये इसके आधार पर किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया। अब हम अपनी ऋतुएं स्टार्ट करते हैं राजस्थान की। सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं। ग्रीष्म ऋतु की अवधि राजस्थान में कब से कब तक होती है? मुख्यतः यदि हम फैक्चुअल बात करें तो 15 मार्च से 15 जून। ठीक है, ये ऐसे ही फैक्चुअल बात है। बाकी तो जलवायु परिवर्तन के हिसाब से आप आजकल देखें तो लगभग 9-10 महीने की गर्मी पड़ती है। 15 मार्च से 15 जून, ठीक है, ये ग्रीष्म ऋतु है।
अब ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में किस प्रकार की दशाएं देखने को मिलती है, क्या विशेष प्रकार के यहाँ पर वायुमंडलीय दशाएं किस प्रकार की होती है, उनका हमें अध्ययन करना है और देखेंगे कि उसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए। ठीक है, तो ये देखिए, आप अपना वही टॉपिक याद कीजिए, सारा का सारा अक्षांश वाला जो 2 लेक्चर है ना अपने, वही सारी की सारी भूमिका यहाँ पर निर्वाह करेंगे। अभी मैं आपको मानसून समझाऊंगा, सारा का सारा वही आपको काम में आएगा। तो आपने यदि पिछले 2 लेक्चर अपने नहीं देखे हैं ना, तो आप अभी देख लीजिएगा पहले उनको, क्योंकि इसमें सारी की सारी उसी की योगदान है। इसीलिए मैंने आपको वो टॉपिक पहले करवाया था और काफ़ी आराम से एकदम कॉन्सेप्ट समझा के करवाया था। ठीक है, तो देखिए उस टॉपिक में हमने देखा था कि ये जो है पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के ऊपर राजस्थान की स्थिति की यदि हम बात करें तो ये राजस्थान है। देखिए इस प्रकार से ये रफ डायग्राम मैंने राजस्थान का बनाया है। ये राजस्थान की स्थिति है और राजस्थान की स्थिति का ये 0 डिग्री को थोड़ा और नीचे हम ले जाते हैं। ये मान लीजिए यहाँ पर ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। ठीक है, ये ऊपर राजस्थान है, यहाँ पर ये राजस्थान है 23 डिग्री 3 मिनट। इसके अलावा यहाँ से ये 23.5 डिग्री की रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। ठीक है, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू हो रहा है दक्षिणी भाग, और ये कर्क रेखा है रेड लाइन से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब होता क्या है कि पिछला वही लेक्चर अपना सारा का सारा, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मार्च महीने में सूर्य जो है वो भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। ठीक है, 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है। तो मार्च महीने की हम मोटा मोटी बात कर रहे हैं, तो मार्च महीने में सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकेगा। इसके बाद मार्च के बाद क्या होता है कि सूर्य का उत्तरायण होना शुरू हो जाता है। सूर्य की स्थिति क्या हो जाती है, उत्तरायण। उत्तरायण स्थिति होने पर क्या होगा कि जून में, और जून में सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक है, मार्च में जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है उस समय किरणें राजस्थान की ओर काफ़ी तिरछी होती है, लेकिन जब सूर्य का मार्च के बाद उत्तरायण होना शुरू हो जाता है कर्क रेखा की ओर, तो राजस्थान की ओर सूर्य की किरणें सीधी होना शुरू हो जाती है, जो कि जून में आके सीधी होती होती बिल्कुल कर्क रेखा पर सीधी हो जाती है। तो ये राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ हो जाता है यहाँ से। ठीक है, बिल्कुल मार्च से ही, क्योंकि मार्च से यहाँ पर सूर्य की किरणें, इससे पहले सूर्य की स्थिति क्या है, इससे पहले सूर्य 0 डिग्री से भी नीचे है मार्च से पहले। ठीक है, 0 डिग्री से नीचे है, तो राजस्थान में सूर्य की किरणें तिरछी होती है। तिरछी किरणों के कारण तापमान कम रहेगा, सर्दी पड़ेगी, लेकिन जैसे जैसे किरणें सीधी होती जाएंगी वैसे वैसे गर्मी पड़ना प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि तापमान बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जून में आते आते तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है। सबसे लंबवत किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर होती है, राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है, तो यहीं पर सबसे ज़्यादा सीधी किरणें होती हैं। लेकिन राजस्थान में सबसे ज़्यादा तापमान की यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा तापमान वाला जिला है चूरू, जिसका तापमान होता है औसत लगभग 50 डिग्री सेल्सियस। क्यों है, क्योंकि चूरू में वनस्पति का अभाव है। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि चूरू में वनस्पति के अभाव के कारण, बिल्कुल सबसे कम वनस्पति या वन क्षेत्र जिसे हम बोलते हैं, वन रिपोर्ट आती है अपनी एक, उसके हिसाब से भी यदि हम बात करें तो सबसे कम वन क्षेत्र राजस्थान में किस जिले का है, पूरे जिले की बात करें तो चूरू जिले का। तो वनस्पति के अभाव के कारण चूरू का तापमान सबसे ज़्यादा पूरे डिस्ट्रिक्ट की यदि हम बात करें तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है औसत तापमान। और सबसे कम तापमान वाले स्थान की यदि हम बात करें तो जोधपुर में फलोदी जो है वहाँ का तापमान सबसे कम रहता है। पर्टिकुलर किसी एक स्थान की बात करें तो सबसे कम नहीं, सबसे ज़्यादा सॉरी, जो कि रहता है 52 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये इतना क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था हमादा मरुस्थल है, जो कि कैसा होता है, पथरीला मरुस्थल या चट्टानी मरुस्थल, या फिर जिसे हम बोलते हैं मिश्रित मरुस्थल है। भौतिक प्रदेश वाला टॉपिक अपना याद कीजिए। थार का मरुस्थल जब मैंने आपको बताया था तो पोखरण, बालोतरा और फलोदी के बीच एक त्रिभुजाकार चट्टानी मरुस्थल बताया था। वही चट्टानी मरुस्थल होने के कारण यहाँ की जो चट्टानें हैं वो सूर्य की सारी किरणों को अब्जॉर्व करके और वापस उनको प्रकीर्णित कर देती है। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर डेवलप होता है। सिर्फ एक पर्टिकुलर स्थान की बात करें तो फलोदी 52 डिग्री सेंटीग्रेड, और वनस्पति के अभाव के कारण चूरू अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट, पूरे डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज़्यादा तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इसके अलावा ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, यहाँ का सारे राजस्थान का तापमान ज़्यादा है ग्रीष्म ऋतु में। अब ग्रीष्म ऋतु में कैसा होगा, यहाँ से
पवनें चलनी शुरू होती है मरुस्थल के सारे। मरुस्थल से राजस्थान में काफ़ी उष्ण और शुष्क पवनें चलती है। उष्ण और शुष्क पवनें चलती हैं। ये एक प्रकार से पछुआ पवनों का ही विशिष्ट रूप है। जो पछुआ पवनें हम जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा, पश्चिम से आती है तो ये पछुआ पवनें होती हैं। पछुआ पवनों का ही एक विशिष्ट रूप उष्ण और शुष्क रूप में, क्योंकि तापमान ज़्यादा है तो ये पवनें उष्ण होंगी और आर्द्रता की भी कमी है, नमी की कमी है, तो इस कारण से ये शुष्क भी होंगी। अधिक तापमान होने का कैरेक्टर है उष्ण और आर्द्रता की कमी होने का कैरेक्टर है शुष्क, याद रखना। तो उष्ण और शुष्क पवनें चलती है राजस्थान में। पछुआ पवनों का ही विशिष्ट रूप होती है जिन्हें बोला जाता है लू। ये लू चलना प्रारंभ हो जाती है। इतनी सभी जानते हैं लू के बारे में, इतनी गर्म और इतनी मतलब तीखी ये पवनें होती हैं कि मतलब ऐसे लगता है कि जैसे हमारी स्किन जल जाएगी बाहर निकलते। इतनी ज़्यादा यहाँ पर ये तीक्ष्ण पवनें चलती है, इतनी उष्ण होती हैं और शुष्क होती हैं, ठीक है। तो ये लू चलना प्रारंभ हो जाती है इस समय पूरे राजस्थान में। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, पूरे उत्तरी पश्चिमी भारत में, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, पूरे इस क्षेत्र में उत्तरी पश्चिमी भारत में लू चलती है इस समय, ठीक है। उसके अलावा एक और कैरेक्टर यहाँ पर ये लू चलती है तो देखिए ये सारा का सारा राजस्थान का भी ये जो बिल्कुल पश्चिमी क्षेत्र है ये पूरा का पूरा मरुस्थल है। तो कुल मिलाकर के यहाँ का तापमान ज़्यादा होगा। जहाँ का तापमान ज़्यादा होता है वहाँ पर वायुदाब कम होता है। ये एक कैरेक्टर आप याद रखना कि तापमान यदि ज़्यादा होगा तो वायुदाब कम हो जाएगा, क्योंकि तापमान ज़्यादा होने से क्या होता है कि जो वायु है सारी की सारी हमारे चारों ओर की वो गर्म हो जाएगी। तापमान ज़्यादा मतलब गर्मी ज़्यादा, गर्मी ज़्यादा मतलब वायु गर्म होगी, और गर्म वायु क्या होती है, हल्की होती है, क्योंकि उसमें नमी नहीं होती। गर्म होने पर वायु में, देखिए वायु में 3 घटक होते हैं, मैं आपको बता ही देता हूँ। वायु में 3 घटक होते हैं, ठोस के रूप में धूल के कण, द्रव के रूप में जलवाष्प, आर्द्रता जिसे हम बोलते हैं, और गैस के रूप में बहुत सारी गैसें हमारे वायुमंडल में हम देखते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सारी की सारी। तो ये तीनों घटक पदार्थ के वायुमंडल में उपस्थित होते हैं। तापमान बढ़ने पर क्या होगा कि जो द्रव घटक है जिसके कारण वायु का वजन होता है काफ़ी ज़्यादा, जलवाष्प वाला, वो जलवाष्प सारी की सारी वाष्पीकरण हो जाएगा। तापमान ज़्यादा होने पर सूख जाएगी सारी की सारी। तो सूखने पर क्या हो जाएगी, जलवाष्प का घटक उसमें से कम हो गया हमारे चारों ओर की वायु में से, तो वायु हल्की हो जाएगी ना गर्म होकर के। तो गर्म वायु हल्की होकर ऊपर उड़ जाएगी। हल्की वायु तो ऊपर उड़ती है ना, तो हल्की वायु ऊपर उड़ जाएगी, तो वहाँ पर वायु की कमी हो जाएगी। वायु की कमी अर्थात वायु दाब कम हो जाएगा। तो तापमान बढ़ा और वायु दाब कम हो गया। ये फैक्टर एक आप याद रखना, आगे भी मानसून में हम पढ़ेंगे सारा, वहाँ पर भी काम आएगा। तो तापमान बढ़ने से क्या हुआ, वायुदाब कम हो गया यहाँ का। तो यहाँ पर वायुदाब बिल्कुल कम हो जाता है, बिल्कुल पश्चिमी सीमा के सारे, राजस्थान की ये जो पश्चिमी सीमा है यहाँ पर लगभग 996 मिलीबार वायुदाब बचता है। और यहाँ पर इस तरफ होता है लगभग 1000 मिलीबार। ये भी कमी है, क्योंकि मानक दाब कितना होता है, 1013 पॉइंट समथिंग होता है, 1013.27 मिलीबार ये होता है मानक वायुदाब, स्टैंडर्ड। इससे कम है तो वो कम ही होता है, इससे ज़्यादा होने पर उसे उच्च दाब बोला जाता है। तो ये सारा का सारा क्षेत्र में कम दाब विकसित हो जाता है, लो प्रेशर विकसित होता है तापमान की अधिकता के कारण। अब क्या होगा कि यहाँ पर ये तो पछुआ पवनों के रूप में लू तो चलती है, दूसरा तापमान की ये जो दाब की प्रवणता होती है, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दाब ज़्यादा है, यहाँ पर थोड़ा कम है। इसके बीच के क्षेत्र में भी दाब में कमी या कहीं कहीं पर अधिकता पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं दाब प्रवणता। अब दाब प्रवणता होने के कारण क्या होगा कि देखिए पवनों का एक कैरेक्टर होता है, कैसे चलती है वो, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, ठीक है। हवा जो चलती है, वायु जो चलती है, पवन उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। जहाँ पर दाब ज़्यादा होगा, वायु दाब ज़्यादा होगा, वहाँ से चलना शुरू होगी और कम दाब वाले क्षेत्र की ओर जाती है, ठीक है। तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवनें चलने के कारण क्या होगा कि यहाँ पर दाब प्रवणता पाई जाती है। दाब प्रवणता ये याद रखना आप, प्रवणता का मतलब अंतर, कि दाब में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है। तो दाब प्रवणता होने के कारण यहाँ पर क्या होगा कि बहुत तेज हवाएं चलेंगी। दाब प्रवणता ज़्यादा होगी उतनी तेज हवाएं चलेंगी, ठीक है। तो ये तेज हवाएं आंधियाँ कहलाती है। यहाँ पर इतनी तेज हवाएं चलती है कि आंधी का रूप ले लेती है, बहुत ज़्यादा तेज होती है, अपने साथ धूल मिट्टी उड़ा करके ले आती है। तो ये सारी की सारी आंधियाँ यहाँ पर चलती है, और ये ऐसे चलती है जैसे चक्रवात हो, ठीक है। गोल गोल चलती है कभी कभी, तो उसको चक्रवात बोल दिया जाता है। और ये चक्रवात स्थानीय भाषा में क्या कहलाता है, बम्बुलिया। बम्बुलिया हम बोलते हैं, ठीक है, बम्बुलिया कहलाता है स्थानीय भाषा में ये चक्रवात।
और ये गोल गोल चलती है। अब ये आंधियों का कैरेक्टर कैसा है कि ये आंधियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ चलती है, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट बात करें तो गंगानगर में। गंगानगर में ये आंधियाँ लगभग 28 दिन चलती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यदि हम बात करें तो गंगानगर से अर्थात राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर इन आंधियों की संख्या में कमी होती जाती है। 28 दिन का मतलब है कि ये पूरी ग्रीष्म ऋतु के दिनों में औसत रूप से 28 दिन तक आंधियाँ चलती है राजस्थान में, ये गंगानगर में एवरेज 28 दिन, ठीक है। 28 बार आंधियाँ आएंगी दिन में नहीं, कुल 28 दिन आंधियाँ आएंगी, ऐसे याद रखो। अब जैसे जैसे हम उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर आते हैं तो इनके दिनों में कमी होती जाती है। जैसे यहाँ पर गंगानगर में 28 दिन है, और बिल्कुल यदि हम कोटा और झालावाड़ में बात करें तो कोटा में 3 दिन और झालावाड़ में 2 दिन आंधियाँ चलती है सिर्फ। तो ये इनकी संख्या में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर कमी होती जाती है। सबसे ज़्यादा दिन कहाँ चलती है, गंगानगर में। सबसे कम दिन चलती है झालावाड़ में, सिर्फ 2 दिन। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर आंधियों की संख्या में कमी होती है। तो ये हमने कुछ कैरेक्टर देखे ग्रीष्म ऋतु के। सबसे पहले हमने देखा कि ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ किस प्रकार से होता है कि सूर्य का उत्तरायण जब हो जाता है कर्क रेखा की ओर, तो राजस्थान में सूर्य की किरणें सीधी होती जाती है। सूर्य की किरणें सीधी होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, तापमान बढ़ेगा और ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जाएगी। उसके बाद हमने सबसे ज़्यादा तापमान और सबसे कम तापमान का फैक्टर देखा। दूसरा हमने देखा कि यहाँ पर सबसे लू के बारे में पढ़ा, लू कैसी है। उसके बाद दाब प्रवणता होने के कारण आंधियाँ देखी, बबूलिया देखा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमने देखी ग्रीष्म ऋतु में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं वर्षा ऋतु, मानसून वाला फैक्टर। ये आपको समझ में आया होगा, आई होप। सारा का सारा कॉन्सेप्ट है जलवायु में, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है ये। और वर्षा ऋतु में मुख्य भूमिका किसकी होती है, मानसून। देखिए मानसून को समझिए आप, मानसून पूरा का पूरा समझाऊंगा मैं आपको। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, आपको मज़ा आएगा समझ कर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मानसून की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। इसकी उत्पत्ति का सिद्धांत समझाता हूँ, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर के आप समझना। ये पृथ्वी है, इसके सेंटर में बिल्कुल ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले मार्च की, या मार्च भी नहीं, आप बेसिक वैसे भी यदि हम देखें तो सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं वो कहाँ रहती हैं पूरे वर्ष के दौरान, 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच में ही तो रहती हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सूर्य की स्थिति रहती है लंबवत किरणों की पूरे वर्ष के दौरान। तो यदि मोटा मोटी हम बात करें तो इसकी स्थिति हम इस प्रकार से ले सकते हैं कि पूरे भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में ही सूर्य की लंबवत किरणें रहेंगी पूरे वर्ष भर। तो भूमध्य रेखा के आसपास वाला क्षेत्र मैं मान लेता हूँ कि जैसे 5 डिग्री उत्तर वाला और 5 डिग्री दक्षिण, ये एक बेल्ट ले लेते हैं हम। 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण का ये सारा का सारा क्षेत्र कैसा है, सूर्य की लंबवत किरणों वाला, सबसे ज़्यादा अधिक तापमान वाला, जहाँ पर सबसे ज़्यादा समय के लिए सूर्य की लंबवत किरणें रहती है, ठीक है। ये बात पिछले लेक्चर्स में हम समझ चुके हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, या आप मार्च की बात मान लीजिए, क्योंकि मार्च के बाद जून में कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें होती है, उसके अलावा दिसंबर में मकर रेखा पर होती है, और मार्च और सितंबर में यहाँ पर होती है। तो आप मान लीजिए कि ये मार्च की स्थिति है, जब 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के बीच सूर्य की लंबवत किरणें, ठीक है, ऐसे मान के चलिए। अब इस क्षेत्र में यदि सूर्य की लंबवत किरणें हैं तो क्या होगा, यहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा। और अभी मैंने आपको बताया कि यदि तापमान ज़्यादा होगा तो क्या होगा, तापमान ज़्यादा होने से यहाँ पर क्या स्थिति बनेगी, देखिए यहाँ की पवनें ऊपर उठ जाएंगी, ठीक है। यहाँ की जो वायु है वो गर्म होकर के ऊपर उठेगी। ऊपर उठने को ऊपर देखिए इस प्रकार से उठेगी, जैसे ये धरातल है ना, तो यहाँ से ऊपर उठ जाएगी, वायुमंडल में ऊपर चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ ऊपर जाने को, कि ये जो पवनें हैं ये इस प्रकार से ऊपर की ओर उठ गई, ठीक है।
ऊपर मतलब ऐसे ऊपर, वायुमंडल में ऊपर आकाशमान में चलेगी, ऐसे मानिए। अब क्या होगा, अब देखिए एक बेसिक बात देखिए आप, कोई भी वस्तु है जो किसी वस्तु के चारों ओर यदि चक्कर लगाती है तो फिजिक्स में हम पढ़ते हैं एक बल काम करता है उस पर, अपकेंद्रीय बल। ठीक है, किसी भी वस्तु के चारों ओर यदि कोई वस्तु चक्कर लगाएगी तो उस पर एक अपकेंद्रीय बल काम करता है जो कि उस वस्तु को बाहर की ओर धकेलता है। ठीक है, जैसे छोटे बच्चे आप देखा होगा कि ऐसे किसी डोरी से आगे पत्थर बांध के ऐसे ऐसे घुमाते हैं, तो जब उसको वो छोड़ते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे दूर जाता है, अर्थात केंद्र से बाहर की ओर जाता है, उसको बाहर की ओर फेंक देता है। गोल घुमाया किसी वस्तु को तो वो बाहर की ओर जाती है। उसी वही प्रक्रिया यहाँ पर होती है। पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से क्या होगा कि पृथ्वी पर यहाँ पर अपकेंद्रीय बल कार्य करेगा। वही अपकेंद्रीय बल क्या काम करता है, किसी भी वस्तु को बाहर की ओर धकेलता है। तो अपकेंद्रीय बल कार्य करने के कारण क्या होगा कि ये जो पवनें ऊपर की ओर उठी थी, देखिए ये मान लीजिए धरातल है, यहाँ से ऊपर की ओर पवनें उठी। अब यहाँ पर ये पवनें हैं, जो मेरा ये आता है यहाँ पर ये पवनें हैं, अब अपकेंद्रीय बल कार्य कर रहा है तो ये पवनें क्या होगी, ऐसे दूर भागेंगी यहाँ से। अपकेंद्रीय बल के कारण यहाँ ये धरातल है, इस धरातल से ये पवनें ऊपर उठ गई। अब अपकेंद्रीय बल यदि कार्य कर रहा है तो ये पवनें क्या करेंगी, दूर भागेंगी। ठीक है, समझ में आ गया। दूर किस प्रकार से भागेंगी, ऐसे, कुछ तो इधर चली जाएंगी और कुछ इधर। और ये यहाँ पर अब कौन सी स्थिति आई है, देखिए ये जो मैंने लाइन दिखाई है ये तो है धरातल से ऊपर उठना। ठीक है, और ये जो इधर ऊपर और इधर नीचे मैंने दिखाया है ये क्या है, अक्षांशों में आगे बढ़ना। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा आप, क्योंकि सारा का सारा ये कॉन्सेप्ट है, लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा आपको, समझने से ही आपको क्लियर होगा। हम थोड़ा पढ़ लेंगे लेकिन बिल्कुल समझा के पढ़ाऊँगा मैं आपको। देखिए ये जो मैंने दिखाया है ये क्या है, धरातल से वायु का ऊपर उठना, और ये इस तरफ और ये नीचे की ओर जो मैंने दिखाया है ये है ऊपर उठी हुई वायु का अक्षांशों में आगे फैलना। अक्षांशों में आगे फैलने का मतलब क्या है, आप ऐसे मानिए कि यहाँ पर ये मेरा हाथ है, यहाँ पर है 0 डिग्री। ठीक है, इसके आगे इधर है 0 डिग्री से आगे वाले अक्षांश, अर्थात उत्तरी गोलार्ध वाले अक्षांश, और यहाँ पर 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री से इधर क्या है, उत्तरी गोलार्ध वाले अक्षांश, और ये 0 डिग्री से इधर क्या है, दक्षिणी गोलार्ध वाले अक्षांश, ऐसे मान लीजिए। अब इस 0 डिग्री पर सबसे ज़्यादा तापमान है, सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणें सीधी रहती है, तो यहाँ से पवनें ऊपर उठी, बिल्कुल 0 डिग्री के ही ऊपर उठेंगी। यहाँ पर 0 डिग्री है ना, तो यहीं से पवनें ऊपर उठेंगी, आकाशमान में ऊपर उठेंगी बस। तो ये 0 डिग्री, यहाँ से पवनें ऊपर उठ गई। अब ये पवनें यहाँ इधर गई और थोड़ी सी इधर गई, और यहाँ पर क्या है, दोनों तरफ जो मैंने अभी आपको बताया कि 0 डिग्री के इधर ये है उत्तरी गोलार्ध के अक्षांश, और 0 डिग्री के इस तरफ है दक्षिणी गोलार्ध वाले अक्षांश। तो पवन पहले तो 0 डिग्री से ऊपर उठी, फिर 0 डिग्री से इधर गई, अर्थात उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में चली गई, और यहाँ से 0 डिग्री से ऊपर उठी हुई पवन इधर की ओर गई तो दक्षिणी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में चली गई। समझ में आया। तो ये इसी प्रकार से यहाँ पर हुआ है कि ये तो 0 डिग्री के ही ऊपर वायुमंडल में ऊपर उठी हुई पवन है, और ये अक्षांशों में आगे बढ़ी हुई पवन है। तो यहाँ पर अब ये अक्षांशों में आगे बढ़ गई। अब मतलब ये जो स्थान है ना, ये आप ऐसे मान के चलिए कि लगभग 25-30 डिग्री अक्षांश होगा यहाँ पर है। तो ये पवन अभी भी ऊपर ही वायुमंडल में, आसमान में ऊपर है, लेकिन कहाँ पर है ये, अब 0 डिग्री के ऊपर नहीं है, अब ये अब 25-30 डिग्री ऊपर है ये। मतलब अक्षांश यहाँ पर, इसके नीचे कौन सा अक्षांश होगा, अब इसके नीचे अब 25-30 डिग्री अक्षांश होगा। ठीक ऐसा ही यहाँ पर दक्षिण वाला होगा, यहाँ पर उत्तर वाला होगा। ठीक है, अब देखो आप, अब एक बल और कार्य करता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कोई भी वस्तु किसी के चारों ओर यदि चक्कर लगाए तो अपकेंद्रीय बल होता है, जिसके कारण वस्तु बाहर की ओर भागती है। लेकिन यदि कोई वस्तु अपने अक्ष पर घूम रही हो, ऐसे अपने ही अक्ष पर ऐसे घूम रही है, तो अपने ही अक्ष पर घूमने पर क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि हम किसी मोड़ पर सड़क पर यदि कोई मोड़ आ जाए, काफ़ी ऐसे तीखा मोड़ आ जाए, तो यदि हम दुपहिया वाहन चला रहे हैं, साइकिल या मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो मोड़ पर जब हम मोड़ते हैं उसे, तो वो अपने आप ऐसे थोड़ा सा केंद्र की ओर झुक जाती है बाइक। सड़क सीधी होती है लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि बाइक ऐसे थोड़ा सा केंद्र की ओर घूमती है। वो क्यों घूमती है, अभिकेंद्रीय बल के कारण। कि यदि अपने अक्ष पर कोई वस्तु घूमेगी तो उस पर और उसके जो भी अवयव हैं उन पर अभिकेंद्रीय बल कार्य करेगा, जो कि केंद्र की ओर होता है। पहले अपकेंद्रीय बल देखा, जो केंद्र से बाहर ले जाता है।
अब अभिकेंद्रीय बल है जो कि केंद्र की ओर लेके आता है, अंदर की ओर लाता है। तो अब यहाँ पर ये जो पवनें पहुँच गई, ये जो वायु पहुँच गई, इन पर अभिकेंद्रीय बल कार्य करेगा और अभिकेंद्रीय बल होने के कारण ये पवनें केंद्र की ओर आएंगी, अर्थात नीचे उतर जाएंगी। जो कि पहले ऊपर चढ़ी थी वो अब वापस नीचे उतर जाएंगी। और इनके नीचे अब क्या है, 0 डिग्री थोड़ी ना है, 0 डिग्री से तो ये आगे पीछे भाग गई। इनके नीचे अब जहाँ पर ये उतरेंगी वो है 25 से 30 डिग्री वाला अक्षांश। ठीक है, अब ये कहाँ पर उतरेंगी, इन 2 स्थानों पर उतरेंगी। और यहाँ पर 0 डिग्री तो है नहीं, यहाँ पर कौन सा अक्षांश होता है, मोटा मोटी यदि मैं बात करूँ तो 30 डिग्री से 35 डिग्री वाला अक्षांश। अब ये कौन से बेल्ट में उतरती है, 30 डिग्री से 35 डिग्री वाले क्षेत्र में। ठीक है, ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी। तीस डिग्री से 35 डिग्री। अब देखो क्या हुआ, अब ये तो तापमान के कारण पवनें उठी, पवनों की गतियाँ वगैरह हमने देख ली। अब दाब की बात करते हैं कि यहाँ पर वायु दाब की स्थितियाँ किस प्रकार की अब डेवलप होंगी। देखिए, इस क्षेत्र में से पवनें ऊपर उठी तो यहाँ पर पवनों की कमी हो गई, क्योंकि तापमान ज़्यादा है ना, तापमान ज़्यादा है तो वायु ऊपर उठी, वायु की कमी हो गई तो यहाँ पर क्या होगा, वायु कम होने से वायु दाब कैसा होगा, कम या ज़्यादा, वायु दाब कम, जिसे हम बोलते हैं लो प्रेशर। इसे मैं LP से लिख देता हूँ। ठीक है, लो प्रेशर हो गया यहाँ पर। दूसरा, इस क्षेत्र में क्या हुआ, सबसे पहले क्योंकि सूर्य भी यहाँ पर है तो एक तो यहाँ पर तिरछी किरणें हैं दोनों जगह। ठीक है, तो एक तो तापमान वैसे ही कम है, तापमान कम होने के कारण कुछ तो वायु दाब वैसे ही ज़्यादा है। दूसरा, यहाँ से जो पवनें उठी थी वो भी अब यहाँ पहुँच गई, तो यहाँ पहुँच गई, थोड़ी यहाँ पहुँच गई, तो यहाँ पर जो पवनें आई वहाँ पर अब इस क्षेत्र में क्या हुआ, पवनें ज़्यादा हो गई ना, वायु ज़्यादा हो गई यहाँ पर, इस क्षेत्र में वायु ज़्यादा और यहाँ भी वायु ज़्यादा। तो इन दोनों क्षेत्रों में वायु ज़्यादा होने से यहाँ पर दाब कैसा होगा, ज़्यादा होगा वायु दाब। तो इस क्षेत्र में हो जाएगा हाई प्रेशर, जिसे मैं लिख देता हूँ HP और HP। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो क्या होगा, अब आपको पता है कि वायु कैसे चलती है, पवनें कैसे चलती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो अब यहाँ से ये पवना चलना चाहेंगी उच्च दाब से निम्न दाब की। अब ये क्षेत्र है जो 30 डिग्री से 35 डिग्री वाला क्षेत्र उच्च वायु दाब, 5 डिग्री दक्षिण और 5 डिग्री उत्तर के बीच वाला क्षेत्र निम्न वायु दाब, लो प्रेशर, और फिर ये सेम वैसे ही ऊपर वाला उच्च वायु दाब का क्षेत्र। अब उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर पवनें चलेंगी और यहाँ पर भी सेम ऐसा ही, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर पवनें चलेंगी। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ है कि फिर से पृथ्वी की घूर्णन गति यहाँ पर बीच में अड़चन करती है। कैसे कि पृथ्वी जब घूर्णन गति अपनी करती है तो जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये घूर्णन गति कर रही है, तो पृथ्वी की जो पवनें होंगी वो भी इसी के साथ गति करेंगी। पवनें जब इसके साथ गति करेंगी तो इसकी घूर्णन गति के कारण इसकी पवनों पर एक विशेष प्रकार का बल लगता है, जिसे बोला जाता है विक्षेपण बल। वो विक्षेपण बल क्या काम करता है कि इन पवनों की दिशा बदल देता है। जैसे ये पृथ्वी घूम रही है और इस पृथ्वी के साथ ही इसकी पवनें अटैच हैं, तो जब ये पवनें पृथ्वी के साथ अटैच हैं तो पृथ्वी के घूमने के कारण इन पवनों पर एक विशेष प्रकार का बल कार्य करता है, जिसे बोलते हैं विक्षेपण बल। ये विक्षेपण बल क्या करता है कि इन पवनों की दिशा को थोड़ी सी बदल देता है, इनकी दिशा को प्रभावित करता है। जैसे उत्तरी गोलार्ध में क्या करता है, इसका नियम है कि ये कोरियोलिस ने सबसे पहले इस बल को देखा था, तो इस कारण से इसको बोला जाता है कोरियोलिस प्रभाव। विक्षेपण बल वाले सिद्धांत को कोरियोलिस प्रभाव बोला जाता है। कोरियोलिस ने क्या बताया कि उत्तरी गोलार्ध में जो पवन आएगी वो अपने आने की दिशा से दाईं ओर मुड़ जाएगी, या राइट साइड में, कौन सी, जो उत्तरी गोलार्ध में होगी। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा कि पवन अपने आने की दिशा से बाईं ओर मुड़ जाएगी, या फिर जिसे हम बोलते हैं लेफ्ट साइड में मुड़ जाएगी, जहाँ से वो आ रही है अपने आने की दिशा से। जैसे ये ऊपर से आ रही है, ये पवन इस तरीके से आ रही है, तो ऐसे आने के कारण इस पवन का, चूंकि ये उत्तरी गोलार्ध है, तो इस पवन अपने राइट साइड में मुड़ेगी, अपने दाईं ओर मुड़ेगी, तो इस पवन का दायां ये होगा, तो ये पवन ऐसे ना आकर के इस तरीके से आएगी। ठीक ऐसे ही इस पवन का, चूंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में है, ये अपने लेफ्ट साइड में मुड़ेगी, अपने आने की दिशा से लेफ्ट साइड, ये ध्यान रखना आप, अपने आने की दिशा से लेफ्ट साइड में मुड़ेगी, तो ये वास्तव में ऐसे आएगी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया।
अभी आएगी तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ही, लेकिन आने की दिशा कैसे निर्धारित होगी? विक्षेपण बल के कारण इनके आने की दिशा निर्धारित होगी, वो मैंने आपको समझाया। अब ये पवने, अब इस पवन की देखो वास्तव में दिशा क्या है, देखो अब इनकी पवनों की ना दिशा हम ज्ञात करते हैं कि इनकी दिशा क्या होगी। देखिए ये ऐसे पवन आ रही है, ऊपर वाली ऐसे पवन आ रही है ना, तो इस पर क्रॉस बनाइए आप दिशा ज्ञात करने के लिए। ये ऊपर क्या होता है? उत्तर, यहाँ पर ये पूर्व, उत्तर को बोलते हैं नॉर्थ, पूर्व को बोलते हैं ईस्ट। तो ये पवन यहाँ से आ रही है, यहाँ पर है उत्तर पूर्व, तो इस पवन की दिशा क्या हो जाएगी? उत्तर पूर्व, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। तो ये पवन हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट। ठीक, ऐसे ये पवन ये ऐसे जा रही है ना। अब यहाँ पर क्रॉस बनाइए। अब इसके आने की दिशा ये हो जाएगी यहाँ से, तो ये क्या है? नीचे दक्षिण, और यहाँ पर वही पूर्व, दक्षिण को बोलते हैं साउथ एस, पूर्व को बोलते हैं ईस्ट ई। तो इस पवन की दिशा हो जाएगी साउथ ईस्ट एस ई। अब जर्मन भाषा में इन पवनों को क्या बोला जाता है? व्यापारिक पवने, ट्रेड बोला जाता है। तो ट्रेड का मतलब व्यापारिक पवने। तो ट्रेड का हम टी ले लेते हैं और इनके आगे लगाएं तो ये बन जाएगा नेट और ये बन जाएगा सेट। तो ऊपर वाली पवन हो गई नेट, नीचे वाली पवन हो गई सेट। ठीक है, ये हमने नाम रख दिए इन पवनों के इजी समझने के लिए। तो ऊपर से पवन आ रही है नेट, नीचे से पवन आ रही है सेट, दोनों आक आ रही है इस क्षेत्र में। ये जो भूमध्य रेखा पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, यहाँ पर दोनों पवनें आ रही है। अब ये पवनें ऊपर से आने पर और नीचे से आने पर रास्ते में से आर्द्रता को लेकर के आएंगी, अपने साथ नमी को लेकर आएंगी। अपने साथ नमी को लेकर आने पर क्या होगा कि ये दोनों पवनें ऐसे सारे क्षेत्र में दिखा देता हूँ मैं। ऐसे ये सारी पवनें ऊपर से आएंगी और यहाँ नीचे से आएंगी, तो ये आपस में इस क्षेत्र में आकर टकराएंगी। ये जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र है ना, भूमध्य रेखा वाला, यहाँ पर ये आपस में टकराएंगी और टकरा करके चूंकि रास्ते से मार्ग से आर्द्रता को लेकर के आई हैं तो बहुत ज़्यादा वर्षा करेंगी। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में 5 डिग्री और 5 डिग्री अक्षांशों के बीच वाले क्षेत्र में पूरे वर्ष भर वर्षा होती है, डेली बारिश होती है यहाँ पर 2-3 बजे के बाद। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर हमेशा निम्न वायुदाब का क्षेत्र रहता है। निम्न वायुदाब होने के कारण पवनें आएंगी और यहाँ पर टकराएंगी और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होगी, डेली बारिश होती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमने देखा नेट और सेट पवनों का कॉन्सेप्ट। अब देखिए कि नेट पवन आ कहाँ से रही है? 30 और 35 अक्षांश के आसपास से ही आ रही है ना नेट पवन। तो 30 और 35 के अक्षांश के आसपास से आने के कारण क्या होगा कि देखो भारत की स्थिति क्या है। देखिए आप, भारत की स्थिति क्या है? अक्षांशीय विस्तार कितना है भारत का? 8 डिग्री 4 मिनट से ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट तक, यही तो है भारत का अक्षांशीय विस्तार। इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं तो। और ये पवनें कहाँ से आ रही है? 30-35 के आसपास से आ रही है। तो मतलब भारत के क्षेत्र से भी ये पवनें आएंगी। यहाँ पर लगभग ये जो है, ये मान लीजिए यहाँ पर भारत की स्थिति है, तो भारत से भी ये पवनें आएंगी। तो भारत से ये पवनें आएंगी, तो अब आगे किस प्रकार का कैरेक्टर बनता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये मान लीजिए भारत का मैप है और ये कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, यहाँ पर ये है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ से नेट पवनें आएंगी इस सारे क्षेत्र से, इस ओर ये नेट पवनें चलेंगी और ये 0 डिग्री, इसके नीचे ये 0 डिग्री है मानो, इस 0 डिग्री के आसपास वर्ष भर वर्षा करेंगी। मार्च की अभी तक हमने सारी की सारी बात की है कि मार्च महीने में इस प्रकार की स्थिति होगी। लेकिन मार्च के बाद क्या होगा? सूर्य का वही उत्तरायण होना शुरू हो जाएगा। सूर्य उत्तरायण होते होते जून में बिल्कुल भारत के मध्य पर आगा,
मध्य पर आ जाएगा, क्योंकि भारत के मध्य में कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। तो अब जून में किस प्रकार की स्थिति बनेगी? जून में जब कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकेगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, तो अब क्या होगा कि जो निम्न वायुदाब पहले 0 डिग्री या 5 डिग्री और 5 डिग्री के पास बन रहा था, वो अब ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि ये जो हमने ये 5 डिग्री वाला क्षेत्र बनाया था ना, 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का, ये क्षेत्र निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, निम्न वायुदाब पेटी है ये, तो इसको बोला जाता है ITCZ, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ठीक है, इसको ITCZ बोला जाता है, ये आप याद रखना, क्योंकि ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र है और सारा का सारा ये बेल्ट वर्षा को आकर्षित करता है। उच्च वायुदाब से जो नेट और सेट पवनें आ रही थी, उनको ये बेल्ट आकर्षित करेगा। जहाँ पर ITCZ होगा वहाँ पर वर्षा होगी, ऐसे मानिए। ठीक है भाई, ITCZ जहाँ बनेगा वो क्षेत्र वर्षा को, नेट सेट पवनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा और यहाँ पर वर्ष भर काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है। अब वही अपना इंडिया वाला मैप, अब उसमें क्या स्थिति होगी कि देखिए कि जो सबसे पहले मार्च में जो 0 डिग्री पर वो सीधा चमक रहा था सूर्य, अब मार्च के बाद क्या होगा? जून में आते आते कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा और कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। तो जो ITCZ पहले सूर्य के भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकने के कारण 5 डिग्री और 5 डिग्री पर बन रहा था, वो भी अब ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। भाई ITCZ अभी हमने बनाया ना 5 डिग्री और 5 डिग्री के बीच, अब ये क्या होगा? 5 डिग्री अक्षांश ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, अर्थात अब ये 0 डिग्री और 10 डिग्री के बीच चमकेगा। पहले 5 और 5 के बीच चमक रहा था ना, अब 5 डिग्री ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो 0 डिग्री और यहाँ पर 0 डिग्री है, 5 ऊपर शिफ्ट होने के कारण 0 डिग्री और 5 से ऊपर यहाँ से 5 ऊपर शिफ्ट होने के कारण 10 डिग्री। तो 0 डिग्री और 10 डिग्री के बीच चमकेगा अभी ITCZ। ITCZ कहाँ बनेगा? 0 डिग्री और 10 डिग्री के बीच। अब देखिए भारत की स्थिति क्या है। भारत जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट पर शुरू होता है और यहाँ पर 10 डिग्री तक ITCZ बन गया। तो भारत का जो नीचे वाला केरल का तट है वो अब ITCZ में आ जाएगा। तो देखिए अब मैं आपको मैप बना के समझाता हूँ आराम से। ITCZ वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? अब देखो, ये भारत का नक्शा है, ये नीचे नीचे भारत का अंतिम छोर 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, ITCZ अब कहाँ बन जाएगा? ये है 0 डिग्री और ITCZ चूंकि अब 10 डिग्री तक पहुंच गया है। देखिए 10 डिग्री तक तो ये किताबी लैंग्वेज है, वास्तव में तो क्या होता है कि ये निम्न दाब का क्षेत्र अब पूरे भारत में ही बन जाता है, क्योंकि सूर्य अब कहाँ चमक रहा है? यहाँ चमक रहा है ना सूर्य अब 23.5 डिग्री पर। सूर्य की लंबवत किरणें अब 23.5 डिग्री पर है, तो निम्न वायुदाब अब यहाँ बन जाएगा। अब यहाँ पर लो प्रेशर हो गया 23.5 डिग्री पर और भूमध्य रेखा के आसपास क्या हो जाएगा? अब हाई प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि अब सूर्य यहाँ सीधा चमक रहा है। तो अब यहाँ पर लो प्रेशर होगा और भूमध्य रेखा के आसपास उच्च वायुदाब होगा, हाई प्रेशर होगा। तो अब लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर पवनें चलेंगी क्या? जो नेट अभी तक चल रही थी भारत से ऐसे, क्या वो अब चल पाएंगी? नहीं चलेंगी, क्योंकि वायुदाब कम यहाँ पर है, क्योंकि पवनें तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर आती है ना। तो निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर पवनें नहीं जा पाएंगी, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर पवनें नहीं जा पाएंगी, तो नेट चलना बंद हो जाएगी। लेकिन नीचे से जो सेट पवनें आ रही थी, ऐसे इस दिशा से, वो तो वैसी की वैसी आएंगी। अब ये दिख रहा होगा आपको, 0 डिग्री के नीचे से जो सेट पवनें आ रही थी वो तो अपने आप आ रही हैं, लेकिन ऊपर वाली पवनें आना अब बंद हो गई, नेट पवनें आना बंद हो गई। तो यहाँ पर क्या था कि जब नेट और सेट टकरा रही थी तो वर्षा हो रही थी, तो यहाँ पर अब बारिश इतनी नहीं होगी। तो अब ये सेट पवनें यहाँ पर आ गई, 0 डिग्री तक आ गई, इनको टकराने के लिए नेट पवनें नहीं मिली। तो ये क्या करेंगी? अब 0 डिग्री से ऊपर आ जाएंगी, उत्तरी गोलार्ध में आ जाएंगी, ऐसे आ जाएंगी।
और उत्तरी गोलार्ध में अभी मैंने आपको वो फेरल का नियम बताया, कोरियोलिस बल वाला, कि उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी राइट दिशा में मुड़ जाती है, तो ये यहाँ पर आने की बजाय ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है, ऐसे मुड़ जाएगी। तो ये अब पवनें भारत में यहाँ पर प्रवेश कर जाती है सारी की सारी ऐसे, और यही है भारत में मानसून का प्रवेश, ठीक है। तो ये है भारत में मानसून का प्रवेश। यहाँ पर सबसे पहले ये जो बेल्ट है केरल का तट, यहाँ पर सबसे पहले मानसून पहुँचता है 1 जून के आसपास। तो ये मैंने आपको मानसून की प्रक्रिया समझाई कि भारत में मानसून किस प्रकार से शुरू होता है, कैसे आता है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है। काफ़ी कॉन्सेप्ट वाइज ये टॉपिक था, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। इसके आगे की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जिसमें इसका राजस्थान के साथ लिंक करेंगे कि राजस्थान में ये मानसून किस प्रकार से एंटर होगा, कैसे कैसे इसके फैक्ट आएंगे, किस प्रकार से क्रियाविद होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको राजस्थान के साथ जोड़ेंगे। अभी मैंने आपको भारतीय संदर्भ में मानसून की उत्पत्ति समझाई। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।